आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज है खास शख्सियत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट आनंद तिवारी जी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तिवारी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है और किस तरीके से आप ने राजनीति में अपनी शुरुआत की। सादर प्रणाम। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राजनीति की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। उस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी और मैं 1995 में, जब मेरी उम्र लगभग 20 से 25 साल थी, तो घर के गृहस्थ के कार्य के अलावा प्राइवेट नौकरी के तलाश में मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ प्राइवेट नौकरी करता था। उसी दौरान मैं 1995 में छुट्टी में रीवा आया था। उस समय रीवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। मैं उस वक्त जब दिल्ली से आया तो रीवा में सवर्ण समाज पार्टी का उदय हुआ था 1 साल पहले। यहाँ आपके लक्ष्मण तिवारी उसके संस्थापक थे। तो उनके जो मुद्दे थे, उस समय एक काशीराम जी रहा करते थे, तो उन्होंने नारा लगाया था, ठाकुर बामन बनिया लाला, इनको कर दो देश निकाला। तो लक्ष्मण तिवारी जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके पार्टी में, सवर्ण समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया और उनके साथ मैं काम करने लगा। और उस पार्टी की जो उद्देश्य मुद्दे थे वो हमें पसंद आए। वहीं से मैं राजनीति में प्रवेश किया और लगभग 1995 से लेकर और 2007-08 तक सवर्ण समाज पार्टी में रहा मैं। फिर उसके बाद जो पार्टी के संस्थापक थे, एक तरह से मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूं, लक्ष्मण तिवारी जी। उनके सहित पूरी पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उन्होंने एक दल बनाया था भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो सभी लोगों ने भारतीय जनशक्ति पार्टी में सदस्यता ले ली और सब लोग भारतीय जनशक्ति पार्टी में चले गए। उस पार्टी से मैं भी मुझे जिला स्तर पर पद दिया गया था और मैं संघर्षरत रहा। मतलब लगभग ये मान के चलिए आप कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2007-08 में, तो मैंने भी मांग की थी कि हमें भी विधानसभा का टिकट दिया जाए। मेरा गृह ग्राम आपके हुजूर तहसील अंतर्गत अमवा गांव है हमारा, और विधानसभा क्षेत्र मेरा सिमरिया लगता है। तो मैंने भी भाजस में विधानसभा की टिकट मांगी। नई पार्टी बनी थी भारतीय जनशक्ति, अच्छी खासी भीड़ थी। मेरे अलावा भी कई दावेदार थे सिमरिया विधानसभा से। लेकिन भाजस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी उमा भारती जी, उन्होंने एक रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी था कोई, उसको टिकट दे दिए। उसका हम लोगों ने व्यक्तिगत हमने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। फिर हमको टिकट नहीं मिली। चूँकि पार्टी में जुड़ा था, पार्टी के साथ रहा आया। इसके बाद वर्ष 2013 में भाजस पुनः भाजपा में चली गई। उमा भारती जी और भाजस के पूरे पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिए।
तो भाजपा से जब विलय हुआ भाजपा में, तो लगभग 6 माह में भारतीय जनता पार्टी में था। 6 माह बाद जब भाजपा में चुनाव हुआ, जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो लक्ष्मण तिवारी जी विधायक बन चुके थे भाजपा से, उन्होंने टिकट लिया था और विधायक बन गए थे। तो उनसे मैंने बात की भाई जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष का जो चुनाव है वो हमें लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने फॉर्म डाल दिया था जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस दिन चुनाव होना था उस दिन लक्ष्मण तिवारी जी ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, आप फॉर्म निकाल लीजिए। तो हमने कहा कि अब फॉर्म डाल दिए हैं तो फॉर्म निकालेंगे नहीं, अगर निकालेंगे तो फिर पार्टी से ही इस्तीफा दे देंगे। वही हुआ। ऊपर से क्या है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनमें ऊपर से तय हो जाता है। और उस समय फिर जनार्दन मिश्रा जी की घोषणा कर दी गई और मैंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के 2 माह बाद मैं भोपाल गया। भोपाल में मेरी मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय श्री ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ले ली। सदस्यता लेने के बाद मुझे सबसे पहले श्रीवास्तव जी ने रीवा संभाग का प्रवक्ता बनाया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और रीवा जिले का जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मैं अनवरत पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता रहा और 2013 के लास्ट में ही विधानसभा को चुनाव आया। तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधानसभा से 2013 में विधानसभा को चुनाव लड़ा और 6 माह पूर्व से पूरे विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से संपर्क करके, चुनाव से पहले तो लगता ही नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सामने ये आया कि पैसा हावी हो गया और जो संघर्ष कमज़ोर हो गया। हमने जितना संघर्ष किया था और लोग कहते थे कि बिल्कुल आपके साथ है, आपके साथ है, वो हमारे जो बहुत ही नज़दीकी लोग थे वो तक जाके फिर दूसरे दलों के जो नेता थे, ठेकेदार, नेता क्यों कहें, वो तो ठेकेदार हैं, पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। तो उस समय फिर विजयी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से नीलम अभय मिश्रा चुनाव जीती थी। फिर भी मैं राजनीति से संन्यास नहीं लिया, लगा रहा, लगातार उसी पार्टी में मैं जुड़ा हूँ और समय समय पर जो जनहित के मुद्दे होते हैं, कहीं भी अगर हमें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी आवाज़ मैं हमेशा उठाया हूँ और उठाता रहूँगा। मैं कभी भी किसी के पिछलग्गू बन के काम नहीं किया और न किसी के दबाव में आके काम करता हूँ। मुझे अगर ये लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए, तो मैं करता हूँ। और रीवा में अगर सही मायने में पूछा जाए तो अब जो संघर्ष वाले नेता हैं तो बहुत ही कम संख्या में बचे हैं। अब तो पैसे की राजनीति हो गई है, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वही राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष का कोई महत्व नहीं रह गया। बिल्कुल तिवारी जी, बात करेंगे क्योंकि आप जिस दल से हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका मध्य प्रदेश में कोई बड़ा जनाधार नहीं है और ये बात ज़रूर है कि संगठन भी उस तरीके से मजबूत स्थिति नहीं है। और अब लगातार चुनाव में भी, तो आपने कहा कि विधानसभा आपने सिमरिया चुनाव लड़ी, उस समय आपको समझ में आया कि पैसे का ही बोलबाला है। तो क्या अब फिर से आगामी चुनावी वर्ष है ये, तो कितना मजबूत है ये आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आनंद तिवारी का संगठन कितना मजबूत है और किस तरीके से आप चुनाव में जाएंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
जो आपने कहा कि संगठन मजबूत नहीं है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना लोग आंक रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि पंचायत स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं। अब देखिए क्या है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर और उसके दबाव पर जरूर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे दम खम के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सत्ता में आ जाएगी हमारी पार्टी, लेकिन निर्णायक जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति इस बार निर्मित होगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिना अगर कोई सरकार बनाना चाहेगा तो बनेगी नहीं। क्योंकि इस बार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री शरद पवार जी, वो अभी गत दिनों सिवनी में आए थे और उन्होंने पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं, गोदिया भंडारा के पूर्व सांसद श्री मधुकर कुकड़े जी, मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री हेमंत पटेल जी, उनसे सबसे चर्चा हुई है और उनके मार्गदर्शन पर, उनके दिशा निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। हमें रीवा संभाग का दायित्व पार्टी द्वारा दिया गया है। रीवा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कहीं से 2 नाम गए हैं, कहीं से 3 नाम गए हैं। सब सूची तैयार हो चुकी है और वो सूची प्रदेशाध्यक्ष महोदय एवं मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं कुकड़े जी, उनको भेज दी गई है। अब निर्णय वो करेंगे कि टिकट किसको देगा। टिकट तो हाथ में। ये भी माना जाए कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल से जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे उम्मीदवार भी एनसीपी के साथ आके खड़े होंगे और उनको आप मैदान में उतारेंगे, ये भी है योजना, ऐसी कुछ चल रही है? अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हमें तो ये भी जहाँ तक जानकारी है कि ऐसे भी लोग आपके संपर्क में हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो आनंद तिवारी या एनसीपी का साथ मिलेगा। संपर्क में तो निश्चित रूप से है। जैसे उनको जिन लोगों को शंका है कि हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो चर्चा कर रहे हैं, करते हैं। अब ये तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता। ऊपर हमने उनका मैसेज भी दे दिया है कि फला अमुक व्यक्ति जो है तो ना मिलने की स्थिति में लड़ने को तैयार है। उनकी भी सूची एक अलग से तैयार कर ली गई है और इसका निर्णय तो हमारे आला कमान ही करेंगे, हम नहीं कर सकते। हम तो रीवा में कितने लोग ऐसे कुछ हैं संपर्क में, ऐसा लग रहा है थोड़ा रीवा विधानसभा में भी कम से कम 3 से 4 लोग हैं उम्मीदवार। आप रीवा विधानसभा में मेरी पार्टी से 4 दावेदार हैं जो मेरी पार्टी में है। एक ठाकुर साहब हैं और एक देवेंद्र द्विवेदी हैं, एक गुप्ता जी अभी हाल ही में पार्टी में जुड़े हैं, उनका भी नाम चल रहा है। अब चूंकि डिसीजन ऊपर होगा सबका, इनका सबका बायोडाटा पूरी जानकारी जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी हमने भोपाल भेज दी है और एक कापी दिल्ली भी चली गई है। तो इस तरह से है। असल में है क्या, अच्छा एक रोकना चाहेंगे क्योंकि आनंद तिवारी सिमरिया विधानसभा से उम्मीदवार हैं। पार्टी अगर मैदान में उतारेगी और टिकट देगी तो निश्चित रूप से तैयारी है हमारी। क्या, क्योंकि सिमरिया बहुत चर्चित है, रीवा में सिमरिया विधानसभा बहुत, क्या आनंद तिवारी कैसे? सिमरिया विधानसभा में कोई नेता ही नहीं है। सिमरिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जमुना प्रसाद शास्त्री जी जब थे उनके ज़माने से लगातार सिमरिया संघर्षशील क्षेत्र है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे। अब मेरी आप बात करिए, जैसे अभय मिश्रा जी हैं, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में चले गए। उन्होंने काम क्या किया? आप जनता के बीच में देखिए, कोई काम नहीं है।
सिमरिया में तो मतलब ये स्थिति है कि कौन कितना पैसा देगा और कितनी वोट खरीद लेगा। वहाँ खरीद फरोख्त की, अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा बिकाऊ क्षेत्र है तो वो सिमरिया है। दो ठेकेदारों के बीच में वहाँ की जनता फंसी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, संघर्षशील वाले अच्छे लोग भी हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे अगर पार्टी ने अवसर दिया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस बार सिमरिया से चुनाव निकल सकता है। बूथ स्तर तक की तैयारियां चल रही हैं क्या? मेरा बूथ हर पोलिंग में मेरे एजेंट हैं, हर पोलिंग में मेरे कम से कम 10-10 पार्टी के सदस्य हैं। और पिछली बार हर पोलिंग में मैंने तैयारी बनाई थी, हर पोलिंग में मेरे एजेंट थे, मतगणना एजेंट थे। अब वो तो पैसे, चूंकि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, मैंने पहले ही बताया कि मैं एक बहुत ही सामान्य घराने से हूँ और मेरे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है। संघर्ष के बारे में अगर पूछिए तो मैंने जितना संघर्ष किया है, वर्ष 2010-11 में अनवरत 1 महीने तक मेरा, आप सब लोग जानने वाले हैं, कमिश्नरी में पहले तो क्रमिक अनशन चला और 13 दिनों तक मैंने अमरण अनशन किया है। रीवा का कोई ऐसा नेता बता दे जो 13 दिन बिना खाए और अमरण अनशन किया हो। उस दौरान मेरा 13 ही किलो वजन घटा था। 13 दिनों में 13 किलो वजन घटा था। और जिस दिन मैं अमरण अनशन समाप्त किया था, मैं डॉक्टर इंदुलकर जी को, रात्र में अनशन समाप्त हुआ था, मैं दिखाया तो उन्होंने चेक किया, पूरी जांच करने के बाद उन्होंने बताया था कि आपकी आँखी की जो ज्योति है कमज़ोर हो गई है और तभी से हमें ये चश्मा भी लगने लगा था। तो मैंने समाज के लिए, मैंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, किसानों के लिए अनवरत हमने लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे। चुनाव जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपना कर्तव्य, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा ध्येय है जन सेवा करना। मैं राजनीति के साथ साथ मैं दूसरा वकालत भी करता हूँ और उसके माध्यम से भी मैं जनता की सेवा करता हूँ। जो जिनके पास पैसा नहीं रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मैं उनकी फ्री में वकालत भी करता हूँ। तो राजनीति के साथ साथ मेरा दूसरा पेशा जो है मैं वकालत करता हूँ, यही रीवा न्यायालय में, और उसके माध्यम से भी जनसेवा का काम मेरा होता है। आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि हर जगह आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर आप जाएंगे कि जनता आपको चुने? कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आप कुछ ऐसा है तो आपके पास है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज हमारा जो युवा वर्ग है हमारा, वो रोजगार के लिए कोई दिल्ली जा रहा, कोई बॉम्बे जा रहा, कोई महाराष्ट्र जा रहा। मतलब कुल मिला के इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है। उसी की वजह से, बेरोजगारी के वजह से एक तरफ तो लोग चोरी डकैती, मतलब उनका जो ध्यान है भटक चुका है। हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपना ज़मीन आराजियाँ बेचकर और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और जब खर्च करने के बाद डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर लेता है और रोजगार न मिले तो वो फिर भटक जाता है, दूसरा रास्ता अपना देता है। यही नहीं, हमारे समाज के 80% जो ब्राह्मण समाज के लड़के मैंने जो सर्च किया है, उनकी शादियां नहीं हो रही साहब, कुंवारे बैठे हैं। आजकल एक फैशन हो गया है कि कजहा जब आमे तो कहिए कि नौकरी चाकरी वाला लड़का बताइए अपना। अब नौकरी चाकरी वाला लड़का जब न मिली तो क्या हुई? एक टेंडेंसी है कि नहीं, हमको नौकरी वाला चाहिए। अब पढ़ लिख के बैठे, नौकरी मिले नहीं तो लड़कन के काज नहीं हो। एक से पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर कहा था कि बल्कि उल्टा दहेज दे थे कि हम काज करवा दे। ये स्थिति है बेरोजगारी। तो सबसे पहला मेरा जो मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा, किसानों की आज हर कीमत, जो कोई भी एक मोबाइल बनता है तो उसकी कीमत कौन डिसाइड करता है? मोबाइल की कंपनी जो बनाती है वो डिसाइड करती है। और हमारा जो किसान है मेहनत करता है, जमीन की खुदाई करता है और उसकी पूरी देख रेख करता है, और जब वो तैयार हो जाता है, गेहूं चावल तैयार होता है, तो उसकी कीमत डिसाइड करती है सरकार। ये कहाँ का रूल है? मानो हमें उसकी जो लागत है, लागत तक नहीं मिलती किसानों को। तो किसानों का मुद्दा है हमारे पास। हमारे पास जो बहनें हैं, पढ़ी लिखी हैं,
उनके लिए सरकार लाल बहनों के लिए तो दोनों सरकार बीजेपी कांग्रेस दोनों ये लगातार ये तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बहनों के लिए एक अलग से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घोषणा करेगी कि अपने उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर जीतेगी तो घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है। जो चाहिए, जो समाज को चाहिए, जो बहनों को चाहिए, भाइयों को चाहिए, तो उस पे हमारा जो चुनावी वो आएगा, घोषणा पत्र आएगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी तैयार नहीं हुआ है। अब चूंकि पहले ये हो जाए कि कितने सीटों में कहाँ से लाए, दो चीजें हैं। अभी जो जानकारी हुई है तो हो सकता है, क्योंकि निर्णय ऊपर के लोग करेंगे, हो सकता है गठबंधन भी हो मध्य प्रदेश में इस बार। अगर गठबंधन होगा तो अपने को कम सीटें मिलेगी, 10 से 15 सीट मिल सकती है। तो वो आला कमान जो निर्णय करेंगे। नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश के सभी सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। बड़े नेताओं का प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं का इस बार हर जिले में, मैंने बताया आपसे कि गठबंधन होगा तो, और नहीं होगा तो पूरे महाराष्ट्र की जो इकाई है वो पूरी इस बार यहाँ डेरा डालेगी। और जहाँ जैसे अभी नागालैंड में हमारे 7 विधायक जीते हैं, 12 लोगों को लड़ाया गया था जिसमें से 7 जीते हैं। अभी कर्नाटका में ये एक्चुअली पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार जी, उनके और भतीजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से कर्नाटका का चुनाव थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन 9 सीटें फिर भी वहाँ पार्टी लड़ी थी। 2 सीट ऐसी रही जिनमें जीतते जीतते 1000-2000 के अंतर से हार गए वो। तो वहाँ थोड़ा हमारी स्थिति जरूर कमजोर है, लेकिन अब जितने चुनाव होंगे वहाँ पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। सरकार नहीं है, संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं आप, फिर भी आनंद तिवारी को कम नहीं आंका जाता किसी विधायक से, और एक डर रहता है किसी कार्यालय में आनंद तिवारी पहुंच जाएं, किसी अधिकारी के पास पहुंच जाएं, तो ये कैसे सब आप कर पाते, कैसे? आनंद तिवारी ईमानदारी की लड़ाई लड़ता है हमेशा। जो हमारा जो उद्देश्य है, तो मैं सभी जातियों को सम्मान करता हूँ, किसी जाति का अपमान नहीं करता। लेकिन जहाँ अगर अन्याय होता है, गलत होता है, कोई गलत करता है, तो उसमें मैं बोल देता हूँ। और मैं इसलिए नहीं डरता किसी से, लोग मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं किसी से चंदा मांगने नहीं जाता। आज कोई बता दे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किसी अधिकारी से चंदा मांगा है, किसी कंपनी से चंदा मांगा है, मैंने कभी चंदा नहीं लिया। मेरे पास जो भी है रूखी सूखी, मैं उसी से काम चलाता हूँ। और जहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी गलत करता है उसका मैं विरोध करता हूँ, इसलिए लोग डरते हैं और मेरा काम करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, एक जनहित को लेकर और जनता के साथ आप खड़े थे, पटवारी का मुद्दा था उस समय, और पटवारी पूरे प्रशासन पे भारी थी, तो फिर आपने उसकी लड़ाई लड़ी और फिर ज़बरदस्त उसका परिणाम भी आया कि उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो कैसे ऐसे लगता है कि नहीं, जनता के मुद्दे मुझे लड़ना है, टकराव की स्थिति भी देखी जाती है? कई बार ऐसे होता है जब अधिकारी कर्मचारियों को मैं विरोध करता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मैंने एक 1.5-2 करोड़ का घोटाला हुआ था, तो मैंने विरोध किया था। तो उसमें जनपद सीओ से लेके जिला सीओ, पूरा जिला प्रशासन हमारे खिलाफ था। और उन्होंने एक योजना बनाई, फिर एक महिला से, हमारे यहाँ के कुछ छोटभैया नेता हैं, उनसे उन्होंने मेरे खिलाफ SC ST के तहत हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। ये वर्ष 2011 की बात है। सक्सेस नहीं हुए, SC ST दर्ज नहीं हुआ, चूंकि आनंद तिवारी गलत नहीं था। इसी तरह से वो पटवारी का आपने जो बहुत सही बात कही, एक पटवारी हमारे यहाँ थी, भारती वधिया, तो वहाँ चूंकि हमारे गांव में पदस्थ थी, गांव के लोगों ने उनका विरोध किया। तो स्वाभाविक रूप से मैं वकालत भी करता हूं और समाज से जुड़ा हूं, जन सेवा का काम करता हूं। तो उन्होंने मुझे धमकी दिया था कि आप अगर हमारा विरोध करोगे तो हम देख लेंगे। तो हमने कहा मैं धमकियों से नहीं डरता। लेकिन देखिए, वो जो पटवारी थी उसकी सिफारिश उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ के प्रभारी मंत्री से लेकर तत्कालीन जो पूर्व कमिश्नर थे हमारे, उनका नाम क्या नाम था उनका, वो मतलब उसके सहित कलेक्टर, आप लोगों ने तो खबर भी चलाई थी कि एक पटवारी पूरे प्रशासन पर भारी।
तो ऐसी आती रहती है समस्याएं कि मैं कोई गलत है उसका विरोध करता हूं तो निश्चित रूप से फिर वो हमारे पीछे पड़ते हैं, दबाव बनाते हैं। तो ये सब तो राजनीति में देखिए चलता रहता है, होता बहुत है। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने आपका भी समय बहुत बहुत दिया। धन्यवाद, आपने ये हमें। थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और जो पार्टी की संगठन की जो गतिविधियां हैं, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है पूरे प्रदेश पे आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी।